नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे दोस्तों, अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। और सेहत का ख्याल और अपने परिवार का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अपने सेहत का ख्याल रखना अति आवश्यक है। और क्योंकि दोस्तों कहती है मुझसे ज़िंदगी कि मैं अपनी आदतें बदल लूँ। कहती है मुझसे ज़िंदगी कि मैं अपनी आदतें बदल लूँ। बहुत चला मैं लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चल लूँ। कहती है मुझसे ज़िंदगी कि मैं अपनी आदतें बदल लूँ। बहुत चला मैं लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ चल लूँ। क्योंकि अपने सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इन्हीं आशा और शब्दों के साथ आज हम लोग एक नए अध्याय का शुरुआत करते हैं दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। और ये है उपसर्ग। आज हम लोग उपसर्ग को पढ़ेंगे दोस्तों। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग कितने प्रकार का होता है, उपसर्ग किसे कहते हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग करेंगे दोस्तों। इसके पहले हम लोग अव्यय शब्दों को पढ़ चुके हैं दोस्तों। अव्यय क्या होता है, अव्यय कितने प्रकार का होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमारा एक नया अध्याय शुरू हुआ है जिसका नाम है उपसर्ग। और ये उपसर्ग को आइए देखते हैं। तो दोस्तों, उपसर्ग पूर्वक, उप एक उपसर्ग है, उपसर्ग में भी उप उपसर्ग लगा है। उपसर्ग शब्द में भी कौन सा उपसर्ग लगा है दोस्तों, उप उपसर्ग। ये उपसर्ग शब्द है, उपसर्ग शब्द में भी एक उपसर्ग लगा है, उस उपसर्ग का नाम है उप उपसर्ग है। और सृज धातु है दोस्तों, सृज धातु है। और घय प्रत्यय करने पर उपसर्ग शब्द बना हुआ है, निर्मित होता है या बनता है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों, जिसका अर्थ है जो समीप रखे जाएं, जो समीप में रखे जाएं। तो उप का अर्थ होता है समीप, और सृज धातु रखने के लिए घय प्रत्यय लगा के तो उपसर्ग शब्द बना है दोस्तों। उपसर्ग शब्द कैसे बना है, उप उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से और घय प्रत्यय लगा के उपसर्ग शब्द बना है। उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है समीप, समीप में, समीप रखे जाएं। और उपसृज्यन्ते धातु नाम समीपे, उपसृज्यन्ते धातु नाम समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गाः, क्रियन्ते इति उपसर्गाः, अर्थात जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसृज्यन्ते धातु नाम समीपे, उपसृज्यन्ते धातु नाम समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गाः, क्रियन्ते इति उपसर्गाः, अर्थात जो धातुओं के समीप रखे जाते हुए उपसर्ग कहलाते हैं। पाणिनि कहते हैं, पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं दोस्तों। हमारे व्याकरण शास्त्र के लेखक कौन है, पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा है, अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र है। तो पाणिनि कहते हैं प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे, प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे, अर्थात क्रिया के योग में प्र आदि उपसर्ग संज्ञक होते हैं। क्रिया के योग में किसी भी क्रिया के साथ प्र आदि जो उपसर्ग लगते हैं वो उपसर्ग संज्ञक होते हैं, यानी उपसर्ग जो उनका संज्ञा होता है उसी से हमारा एक नया शब्द बनता है दोस्तों। प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे, अर्थात क्रिया के योग में प्र आदि उपसर्ग जो है संज्ञक होते हैं, वो बनते हैं। उपसर्ग समीप के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग का अर्थ जो होता है वो समीप में रखे जाएं, यानी धातु नाम, यानी धातुओं और क्रिया में, धातु के समीप रखे जाते हैं। क्रियन्ते धातु और क्रिया के समीप जो रखे जाते हैं या जो साथ में लगाए जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं दोस्तों। कौन कौन से उपसर्ग होते हैं आइए देखते हैं। धातु और क्रिया के जो योग में उपसर्ग होते हो प्र आदि उपसर्ग होते हैं। जैसे दोस्तों प्रभवती, पराभवती, अपहरती, निरीक्षते आदि। तो इसमें प्रभवती में प्र उपसर्ग लगा है दोस्तों, पराभवती में परा उपसर्ग लगा है, अपहरती में अप उपसर्ग लगा है, निरीक्षते में निर उपसर्ग आदि लग के शब्द बने हैं दोस्तों। प्र उपसर्ग पूर्व प्रभवती, परा में पराभवती, अपहरती अप उपसर्ग है, निरीक्षति आदि। उपसर्ग जो होता है उपसर्ग धातु के पहले या क्रिया के पहले लगाया जाता है दोस्तों। और प्रत्यय जो होता है वो धातु या क्रिया के बाद में लगता है किसी भी शब्द में। ये जैसे हरति शब्द है, हरति शब्द में अप उपसर्ग लगा है तो अप उपसर्ग पहले लगता है। ये किसी भी शब्द या क्रिया के
पहले लगता है दोस्तों। तो ये हमारा उपसर्ग है जो किसी भी धातु अथवा शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देता है। किसी भी धातु अथवा शब्द के पहले जो जुड़कर अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहा जाता है दोस्तों। जैसे हार, हार एक शब्द है, हार का मतलब हार होता है। हार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है माला, तो उसी हार में उपसर्ग लगा के, जैसे जिसका अर्थ होता है पराजय, माला या पराजय। हार का अर्थ माला भी होता है दोस्तों और हार का अर्थ पराजय होता है, किंतु इसमें उपसर्ग लगा दें। जैसे सॉरी दोस्तों, जैसे प्र उपसर्ग लग गया तो प्र उपसर्ग जुड़कर इसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे प्र उपसर्ग हार में लगा दिया प्रहार, प्रहार का अर्थ हो गया चोट, आघात। आहार, आहार में आ उपसर्ग लग गया, आहार का अर्थ होता है भोजन। सम उपसर्ग लग गया, सम उपसर्ग में जो है संहारः, संहारः का अर्थ विनाश होता है। बी उपसर्ग लग गया दोस्तों, वी उपसर्ग का अर्थ भ्रमण करना यानी विहारः, विहार। परि उपसर्ग, हार में परि उपसर्ग लग के क्या हो गया त्यागः यानी परिहारः, परिहार शब्द हो गया तो परिहार का अर्थ क्या होता है त्याग। तो इस तरह से हमारा उपसर्ग जो है जुड़कर बनता है दोस्तों। किसी शब्द या धातु के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, वह जो उपसर्ग कहलाता है। जैसे प्र उपसर्ग है तो हार, हार एक शब्द है, हार का अर्थ पराजय भी होता है और हार का अर्थ माला होता है। तो हार में प्र उपसर्ग लगा के प्रहार बन गया और हार में आ उपसर्ग लगा के आहार बन गया और सम उपसर्ग लगा के हार में सम उपसर्ग लगा के संहार बन गया दोस्तों। बिहार, बी उपसर्ग लगा के हार में बी उपसर्ग लगा दिया तो बिहार बन गया। परि उपसर्ग, हार में परि उपसर्ग लगा दिया तो परिहार बन गया। जैसे प्रहार का अर्थ चोट, आघात होता है, आहार का अर्थ भोजन होता है दोस्तों, संहार का अर्थ विनाश होता है और बिहार का अर्थ भ्रमण करना, परिहार का अर्थ त्याग करना। ये सभी का अर्थ बदल गया। जो शब्द है वो हार ही शब्द है, शब्द जो है दोस्तों क्या है हार ही शब्द है, लेकिन उसमें जो है अलग अलग उपसर्ग लग गए तो उनका अलग अलग अर्थ हो गया। क्या हुआ दोस्तों, अलग अलग उपसर्ग लगने से अलग अलग अर्थ हो गया। तो उपसर्गेण धात्वार्थो, उपसर्गेण धात्वार्थो बलाद्यंत्र नीयते प्रहाराः संहाराः विहाराः परिहाराः। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद् अन्यत्र नीयते और प्रहाराः और संहाराः विहाराः और परिहारवतः, यानी उपसर्ग और धातु के पहले जो शब्द लगाए जाते हैं उनसे जो शब्द बनते हैं वो प्रहार, प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार, ये सभी शब्द हैं दोस्तों जो अभी ऊपर हम बता चुके हैं। ये उपसर्ग लगाने से बदले हुए जो शब्द हैं उनका अर्थ बदल जाता है। अन्यत्र यानी बालात जो उनका अर्थ होता है वो बदल जाता है। उपसर्ग धातु के पहले उपसर्ग लगाने से, धातु और क्रिया के या शब्द के पहले जो उपसर्ग लगता है तो उसमें जो शब्द बनते हैं दोस्तों वो बदल जाते हैं, उनका अर्थ बदल जाता है। यह है दोस्तों, ये उपसर्ग सहित धातुओं के प्रयोग से भाषा परिष्कृत, सुंदर और चमत्कृत लगती है। उपसर्ग हमेशा धातु या शब्दों के पूर्व ही जोड़े जाते हैं, पहले ही जोड़े जाते हैं। उपसर्ग भी अव्यय शब्द पद होते हैं, अव्यय पद होते हैं उपसर्ग को भी। जैसे अभी पीछे के वीडियो में हम लोगों ने अव्यय पद को पढ़ा था दोस्तों, तो अव्यय पद जो होता है उपसर्ग भी होता है। उपसर्गेण धात्वार्थो बलाद् अन्यत्र नीयते प्रहाराः, प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवतः। उपसर्ग सहित धातुओं के प्रयोग से भाषा परिष्कृत, सुंदर और चमत्कृत लगती है दोस्तों। उपसर्ग हमेशा धातु या शब्दों के पूर्व, यानी पूर्व का अर्थ होता है पहले। उपसर्ग जो होता है वो धातु या शब्दों के पहले ही जोड़े जाते हैं। उपसर्ग भी जो होता है वो उपसर्ग अव्यय पद कहलाता है। उपसर्ग को अव्यय पद भी कहा जाता है दोस्तों। उपसर्ग के साथ
धातु के साथ उपसर्गों के जुड़ने से 3 परिवर्तन होते हैं दोस्तों। क्या धातु के साथ उपसर्ग के जुड़ने से 3 परिवर्तन होते हैं? कौन कौन? क्रिया का अर्थ, क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, अर्थात मुख्यार्थ को बांध कर नवीन अर्थ का बोध कराता है। अर्थात जो है ये जो धातु के साथ उपसर्ग 3 प्रकार से जुड़ता है दोस्तों, 3 प्रकार से उसमें परिवर्तन होता है। कैसे? जैसे क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, जो क्रिया का अर्थ होता है वह बदल जाता है, और मुख्य अर्थ को बदल कर नवीन अर्थ में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। कैसे? मुख्य अर्थ को, जो क्रिया का अर्थ जो रहता है वो बदल जाता है, जो उसका मूल अर्थ होता है उसमें परिवर्तन होके बदल कर एक नया अर्थ जो है बनता है दोस्तों। जैसे विजेयते, विजेयते का अर्थ होता है जीतता है। बी उपसर्ग जी धातु पराजयते। अब इसमें उसी जय धातु में जो जी धातु है उसी में परा उपसर्ग लग के पराजयते का अर्थ हो गया हारता है। तो परा उपसर्ग जी धातु, ये देखिए दोस्तों, बी उपसर्ग जी धातु तो विजयते बन गया, और परा उपसर्ग जी धातु, धातु वही है, धातु वही है दोस्तों, जी धातु वही है, लेकिन क्या हुआ, उसका अर्थ बदल गया। तो विजयते का अर्थ जीतता है, पराजयते का अर्थ हारता है। और उसी प्रकार जैसे उपकार, कार शब्द है दोस्तों, कार शब्द में कार शब्द है तो कार में उपसर्ग लग गया तो उपकार हो गया, जिसे उपकार करना, कल्याण करना कहलाता है दोस्तों। और उसी का एक दूसरा अर्थ बन गया जिसमें अप उपसर्ग लग के, कार ही शब्द में अप उपसर्ग लग के अपकार हो गया, जिसका नुकसान पहुंचाना, विनाश करना, अपकार, अकल्याण, जो कल्याण न करे उसको अपकार कहा जाता है दोस्तों, जो कल्याण करे उसको उपकार किया जाता है। देखिए एक ही शब्द में जो कार शब्द है उसी में अलग अलग उपसर्ग लग के अलग अलग अर्थ बन गए। और एक ही जो धातु है दोस्तों, एक ही धातु है जो जी धातु है, उसी में परा उपसर्ग और वी उपसर्ग लग के पराजयते और विजयते बन गया। जैसे हार शब्द है दोस्तों, हार को देखिए तो आ उपसर्ग लग के हार में आहार बन गया, आहार का अर्थ भोजन होता है, और उसी में प्र उपसर्ग उसी हार शब्द में प्र उपसर्ग लग के प्रहार बन गया, जिसका आघात पहुंचाना है, नष्ट करना होता है दोस्तों। प्रहार का अर्थ चोट पहुंचाना या आघात पहुंचाना होता है। तो ये देखिए दोस्तों, जो कहा गया है कि धातु के उपसर्गों को क्रिया 3 प्रकार से बदलती है। तो पहले प्रकार से ये देखिए दोस्तों, इस तरह से बदलती है, जो उपसर्ग और धातु में पराजय और विजय, पराजयते विजयते शब्द है दोस्तों, और उपकार अपकार और आहार प्रहार हो गया। दूसरा है दोस्तों, दूसरा क्या है, क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आती है, क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आती है। उपसर्ग लगने पर जो क्रिया होती है उसमें और सुंदरता और उसका विशेषतापन आ जाती है दोस्तों, और सुंदर हो जाती है। तो जैसे गच्छति, गच्छति शब्द का अर्थ होता है जाना, अनुगच्छति उसके पीछे जाना। आपनोति आ उपसर्ग है, अप उपसर्ग है दोस्तों, अप उपसर्ग में उन्नोति यानी आपनोति, प्राप्नोति, प्र उपसर्ग लगा है, इसमें अप उपसर्ग लगा है, इसमें अनु उपसर्ग लगा है। तो क्या होता है, क्रिया के अर्थ में विशेषता। गच्छति शब्द सब है दोस्तों, ये गच्छति, गच्छति शब्द है, गच्छत में अनुगच्छत लग गया है। आपनोति, प्राप्नोति आदि ये शब्द जो होते हैं ये उपसर्ग लगने पर बनते हैं दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों, क्रिया के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्रिया के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे वसति है दोस्तों, वसति है, क्या है, वसति, वसति शब्द है दोस्तों। जैसे वसति है तो वसति में नी उपसर्ग लग गया था, नी वसति, इसका भी अर्थ वसति ही होगा। उच्चैते, उच्चैते शब्द है दोस्तों, उच्चैते में प्र उपसर्ग लग गया तो प्रोच्चैते, यानी उसका भी वही शब्द हो गया। उच्चैते मतलब बोलना, प्रोच्चैते मतलब भी बोलना। वसति शब्द है, वसति में अधि उपसर्ग लग गया, अधिवसत, तो वसति मतलब बसना या रहना, अधिवसत मतलब भी बसना या रहना होता है दोस्तों, अधिवसत का मतलब भी बसना या रहना होता है।
तो क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरी क्रिया जो होती है उपसर्ग लगने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। क्या होता, तीसरी प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, क्रिया के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बसत का अर्थ होता है बसना या रहना, निवसत का अर्थ भी बसना या रहना होता है। उच्चैते का अर्थ बोलना होता है, प्रोच्चैते का अर्थ भी बोलना होता है। वसति में अधि उपसर्ग लग गया, अधिवसत हो गया, इसका अर्थ भी वही रहना या बसना होता है दोस्तों आदि। यही बात इस श्लोक में इस प्रकार कही गई है दोस्तों। जैसे धात्वर्थम बाधते, धात्वर्थम बाधते, कश्चित 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 तम अनुवर्तते, विशिनष्टि तमेवार्थम उपसर्ग गति स्त्रिधा। क्या है, धात्वर्थम बाधते, कश्चित कश्चित तम अनुवर्तते, विशिनष्टि तमेवार्थम उपसर्गति उपसर्ग इति त्रिधा। फिर से देखिए दोस्तों, धात्वर्थम बाधते, कश्चित कश्चित तमु अनुवर्तते, विशिनष्टि तमेवार्थम उपसर्ग इति त्रिधा, यानी 3 प्रकार के उपसर्ग का जो ऊपर बताए गए उसी एक कारिका के रूप में कही गई है दोस्तों। क्या है दोस्तों, धात्वार्थम बाधते, कश्चित कश्चित तम अनुवर्तते, विशिनष्टि तमेवार्थम उपसर्ग इति त्रिधता, यानी उपसर्गों के योग में कहीं कहीं अकर्मक तो कहीं कहीं सकर्मक हो जाती है। क्या क्या दोस्तों, यह अकर्मक सकर्मक क्या है, जो अकर्मक क्रिया है ये सकर्मक क्रिया है। तो उपसर्गों के योग से कहीं कहीं अकर्मक भी और सकर्मक हो जाते हैं। जैसे भू का अर्थ होता है भवति, तो ये भू धातु है जो अकर्मक है दोस्तों, किंतु अनु उपसर्ग के साथ अनुभवति सकर्मक क्रिया हो जाती है। तो अकर्मक भी क्या हो जाती है, सकर्मक हो जाती है। जो उपसर्ग के योग से कहीं कहीं क्रिया जो होती है वो अकर्मक रहती है, लेकिन उपसर्ग के योग से जब उपसर्ग लग जाता है तो सकर्मक हो जाती है। जैसे भू धातु, तो भू धातु जो है अकर्मक क्रिया है, किंतु अनु उपसर्ग के साथ अनुभवति हो गया तो सकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे सह सुखम, क्या है दोस्तों, सह सुखम तो अनुभवति, सह सुखम अनुभवति, माता दुखम अनुभवति। तो ये कह रहा है वह सुख अनुभव करता है, लेकिन क्या है, माता दुखम अनुभवति, दुख अनुभव करती है। तो ये शब्द जो भवति है, भवति शब्द का ये जो भू धातु में अनुपसर्ग लग के अनुभवत बन गया है दोस्तों। और ये भी भू धातु है, इनमें अनुपसर्ग लग के ये भी अनुभवत, जैसे ये बताया कि अकर्मक क्रिया है। भू धातु का अर्थ होता है भवति, तो भवति अकर्मक क्रिया है और इसमें अनुपसर्ग लग के अनुभवत बन गया है। उपसर्गों की संख्या कुल 22 बताई गई है दोस्तों। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, जिनका अर्थ सहित प्रयोग अधोलिखित तालिका में देखेंगे हम लोग। अगले भाग में जो है हम लोग देखेंगे कि जो है इनका उपसर्ग का जो शब्द होता है इनका अर्थ क्या होता है और किन किन धातुओं से कौन कौन से उपसर्ग बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उपसर्ग कितने प्रकार का होता है। तो उपसर्ग 22 प्रकार का होता है दोस्तों। उपसर्ग 22 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन उपसर्ग, ये देखिए दोस्तों, हमारे उपसर्गों की संख्या 22 है। 22 बताई गई है। पहले प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, नीर, दुस, दूर, वी, आंगनी, आदि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये 22 हमारे उपसर्ग हैं। और इसे याद करने का बहुत आसान तरीका है दोस्तों। जैसे 4-4 लें तो 4-4 लेंगे। प्र, परा, अप, सम, प्र, परा, अप, सम, क्या है, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, नीर, अनु, अव, निस, नीर, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, नीर।
दुस दूर वियांग, दुस दूर वियांग, दुस दूर वियांग, नी अधि अपि अति, नी अधि अपि अति, नी अधि अपि अति, सु उत अभिप्रति, सु उत अभिप्रति, परि उप। ये हमारे 22 उपसर्ग हैं दोस्तों, और सभी परीक्षाओं में या सभी क्रिया शब्दों में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। इन्हें अच्छे से देख लीजिए दोस्तों और याद भी कर लीजिए। प्र परा अप सम अनु अवनिस निर, दुस दूर वियांग, नी अधि अपि अति, सु उत अभिप्रति, परि उप। ये हमारे 22 उपसर्ग हैं।